आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें समझना आपके राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 के तहत आपके कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं प्रत्येक इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, आर्टिकल 19(1) स्मॉल ए, कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखना जहां स्मॉल ए हो इसका मतलब ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, और जहां कैपिटल ए हो ये अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है। ठीक, अब यहाँ नेक्स्ट आर्टिकल 19(1) स्मॉल ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने, ठीक, और अपने एक्सप्रेशन को क्या करने की, यानी कि इशू करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। एक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी और बोलने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन आपके इस विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ रेशनल रिस्ट्रिक्शंस है, तार्किक प्रतिबंध। किस लिए? आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दो। ठीक, पहली चीज मतलब कोई हिंसात्मक आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते जिससे लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाए, बिगड़ जाए। दूसरा, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को क्राइम के लिए नहीं उकसा सकते। आप बोल दो तू मार गोली, पीछे मैं संभाल लूंगा, बोलता ना यूपी एमपी में, तो आगे ट्राई तो कर। तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते आप किसी को क्राइम के लिए उकसा दो। इसके बाद में आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे दूसरी कंट्रीज से हमारे रिलेशन प्रभावित हो सकते हो। ठीक, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें भी हमें यह कि यहाँ रेशनल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक, कोई भी व्यक्ति अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ऐसा नहीं बोल सकता जो लॉ एंड ऑर्डर रेशनल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक, कोई भी व्यक्ति अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ऐसा नहीं बोल सकता जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता हो, कुछ किसी को क्राइम के लिए नहीं उकसा सकता, और दूसरी कंट्री से रिलेशन प्रभावित हो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। यहाँ आपके रेशनल रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। हाँ, अब नेक्स्ट, अब यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ केस याद रखना आप। ठीक है, पहला केस याद रखना जिंदल वर्सेस दिल्ली स्टेट केस 2002, 2002 में केस आया था, और इस केस में आपके, ठीक, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग फहराने का क्या हो, अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये परमिशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रध्वज फहराना प्रत्येक व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट है और इसे प्रत्येक व्यक्ति फहरा सकता है। 2002 से पहले नेशनल फ्लैग को फहराने की परमिशन सिर्फ सरकारी बिल्डिंग्स पे थी, अब आप व्यक्तिगत बिल्डिंग पे भी फहरा सकते हो। ठीक है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आपके परमिशन देगा 2002 में, तो 2002 में बनेगा कोड 2002, ध्वज संहिता 2002। अगर कोई प्राइवेट पर्सन उस नेशनल फ्लैग का यूज कर रहा है तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस आपके किस तरह से, प्रॉपर 3x2, प्रॉपर 3 कलर, 24 स्पोक्स, बिल्कुल क्लियर फ्लैग होना चाहिए। अगर आप फहरा रहे हो तो सूर्योदय के साथ फहरेगा और सूर्यास्त के साथ अनफ्लर होना चाहिए, वो नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके कोई तोड़ा मोड़ा नेशनल फ्लैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर रात में नेशनल फ्लैग फहर रहा है उसमें भी एक कंडीशन है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जैसे आपने कनॉट प्लेस पे देखा होगा, प्रॉपर आपके लाइटिंग नेशनल फ्लैग के ऊपर होना चाहिए, तभी रात में नेशनल फ्लैग फहराया जा सकता है। ठीक है, नेशनल फ्लैग को किसी शहीद या किसी आर्मी या किसी पुलिस वाले या फिर किसी लीडर जो करंट लीडर हो, ठीक, इसके सबके ऊपर भी लपेट सकते हैं। ठीक है, उनकी डेथ की स्थिति में। इसके अलावा अगर नेशनल फ्लैग को अगर आपको कपड़े के रूप में यूज करना है तो कमर से ऊपर, कमर से नीचे आपके नेशनल फ्लैग का यूज नहीं किया जा सकता। ये कुछ आपके नेशनल फ्लैग को यूज करने के रूल हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या, 14 अगस्त और 25 जनवरी को खरीदे जाएंगे और 26 जनवरी और 15 अगस्त को शाम को सब रोड पे। ठीक, इससे अच्छा तो उनको खरीदा ही ना जाए। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1995। अब इस केस में आपके क्या हुआ, अब यहाँ आपके होता क्या है कि सरकार जब चाहे प्रेस को सेंसर कर देती है। ठीक, तो ये आपके इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ये गया आपके कहा कोर्ट में, और इसने सेंसरशिप के अगेंस्ट किया बात। तो इस केस में आपके कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक, ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, क्योंकि जनता की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है प्रेस, इसको आप सेंसर नहीं कर सकते। ठीक, इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में। क्यों? क्योंकि जनता से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानने का जनता को पूरा हक है। ठीक, तो इसका मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार
ठीक है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया तभी आता है आपके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, ये नोट कर लिया। ठीक है, अब राष्ट्रध्वज से संबंधित एक चीज और, एक कंसेप्ट होता है फ्लैग होस्टिंग और एक होता है फ्लैग अनफ्लरिंग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्लैग होस्टिंग को बोलते हैं ध्वजारोहण, अनफ्लरिंग को बोलते हैं झंडा फहराना। क्या अंतर होता है दोनों? फ्लैग होस्टिंग का मतलब क्या होता है? फ्लैग होस्टिंग में जो झंडा होता है वो नीचे होता है, उसे खींच के पहले ऊपर ले जाया जाता है। ठीक, तब आपके उसे फहराया जाता है, ये होता है फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग अनफ्लरिंग में झंडा ऊपर ही बंधा होता है, उसे सिर्फ डोरी को खींच के उसको खोल दिया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। फ्लैग होस्टिंग यानी झंडा नीचे से आप खींचोगे वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तब आप उसे फहराओगे। ठीक, तो ये फ्लैग होस्टिंग हुआ। फ्लैग अनफ्लरिंग में आपके क्या होता है कि झंडा ऊपर बंधा है, उसे सिर्फ खींच देना है, वो फहर जाएगा। ठीक, दूसरा, भारत के अंदर जो फ्लैग होस्टिंग होता है वो होता है 15 अगस्त को, फ्लैग अनफ्लरिंग होता है 26 जनवरी को। फ्लैग होस्टिंग आपके नेशनल लेवल पे करता है पीएम, फ्लैग अनफ्लरिंग करता है प्रेसिडेंट। ठीक, ये तीन डिफरेंस याद रखना, याद रहेंगे, फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफ्लरिंग।